स्वागत है आप सभी का वापस से इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। अब जनरली क्या है कि कोई भी चीज़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने को प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से डिसीजंस देने पड़ते हैं। बट इकोनॉमी में यही खासियत है कि अगर अपन उसे प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे छोड़ दें कि हम बोलेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइजेस चलेंगी और मार्केट चलेगा, तो वो हो जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग। मार्केट अपने आप चलते रहता है, किसी को कोई भी इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपन भाजी बाजार में जाते हैं तो क्या सुबह सभी भाजी वालों का कि एक मीटिंग होता है क्या कि आज हम प्राइस इतना रखेंगे, आज इसका ये रखेंगे, आज इसका ये रखेंगे, ऐसा कुछ मीटिंग होता है कि नहीं। मार्केट अपने आप चलते रहता है। मार्केट अपने आप इसीलिए चलता है क्योंकि जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग होती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। There is no need of incurring cost for collecting and processing information for formulating, implementing and monitoring policies। ये जो खर्चा है गवर्नमेंट का कहे या इकोनॉमी में लोगों का कहे, ये खर्चा बच जाता है कि अपने को प्री प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ता, उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता और उसकी वजह से पॉलिसीज़ नहीं लगानी पड़ती, कोई डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। तो इसलिए हमारा खर्चा बच जाता है। किसमें? कैपिटलिज्म में, ठीक है। आगे, existence of private property and driving force of profit motive results in greater efficiency and incentive to work। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कैपिटलिज्म का सक्सेस होने का यही कारण है। देखो कैपिटलिज्म क्या बोलता है, जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा रहेगा। अब अपने को पता है कि जो मैं कमाने वाला हूँ मेरा है, तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे जैसे मैं जो ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी ही मेंटेलिटी और लोगों की भी बन जाती है। उनको भी ज़्यादा कमाना है तो वो भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और सभी लोगों की मेंटेलिटी वैसी बन जाती है। तो सब लोग क्या करते हैं, सभी लोग ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। अब ज़्यादा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को इफ़िशिएंटली काम करना पड़ेगा। अपना जो टाइम का रिसोर्स है, अपना को नॉलेज का रिसोर्स है, अपने जो नेचुरल रिसोर्स है, उनको एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा आउटपुट बना सके। तो क्या हो जाता है, पूरे इकोनॉमी में इफिशियंसी अचानक से बढ़ जाती है। किसकी वजह से? प्रॉफिट मोटिव की वजह से। इसी वजह से प्रॉफिट मोटिव को ड्राइविंग फोर्स भी बोला गया है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था। अब इंसेंटिव टू वर्क, इंसेंटिव यानी क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने को कोई काम करने के लिए प्रमोट करती है, प्रोवोक करती है, तो उसको बोला जाता है इंसेंटिव, ठीक है। तो मान लेते कि मुझे क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है। मुझे कार लेनी है, 2-3 करोड़ की कार है। तो वो कार लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वो हार्डवर्क करने के लिए क्या हो गया, वो हो गया मेरा इंसेंटिव। तो मुझे कुछ तो भी लेना है, मेरी वांट को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए मुझे वर्क करना है, तो हो गया इंसेंटिव। अब इंसेंटिव का अगर सीधा सीधा मतलब याद रखना है तो एक एग्जांपल याद रखना। गधे को अगर वो गाजर दिखाया तो गधा चलना चालू करता है। गधे को गाजर दिखा, अपन वो होता है ना कि गधे पे एक आदमी बैठा हुआ रहता है, उसको सामने से गाजर दिखाया रहता है, वो गाजर के पीछे 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 भागता है और वो चला ही जाता है, चला ही जाता है। तो वो गाजर ही क्या है, गाजर ही इंसेंटिव है। और वो गधे कौन है, गधे अपन ही है जो काम करते हैं, ठीक है। तो हर गधे को क्या चाहिए, एक इंसेंटिव चाहिए कि वो हार्डवर्क करे। और ये इंसेंटिव अपने को कौन प्रोवाइड करता है, ये इंसेंटिव अपने को कैपिटलिज्म का सिस्टम प्रोवाइड करता है। वो बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है भैया, जो तुम कमाओगे तुम्हारा रहेगा और तुम बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हो। तो ये इंसेंटिव मिल गया अपने को कि हाँ लाइफ डेवलप होने वाली है, अपना वेलफेयर इंक्रीज होगा, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो प्रॉपर इंसेंटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ यानी न्यूमेरिकल टर्म है कि नंबर में अगर ग्रोथ हो रही है तुम्हारी तो उसको मतलब नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोला जाता है। तो ये जो न्यूमेरिकल टर्म है, यूनिडायमेंशनल टर्म है, ये जो ग्रोथ है वो कैपिटलिज्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये ज़्यादा होने का कारण ऊपर का ही है कि इसमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो इंसेंटिव्स बाकी के सिस्टम में अवेलेबल नहीं रहते अंडर कैपिटलिज्म। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फीजेबल। जिसमें इकोनॉमिकली फीजेबल यानी जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है उसी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सबको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो अपने आप इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। तो तुम एक चार्ट देखोगे कि जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ का ग्रोथ रेट देखा जाए तो हमेशा तुम्हें दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ऊपर जो रहती है वो रहती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़, ठीक है। नेक्स्ट,
रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। रिसोर्सेज जो कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ है हमारी इकोनॉमी की, वो उसी प्रोजेक्ट में, उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है जहाँ पे उसका सबसे सही यूज़ हो सके, जहाँ पे उसकी वांट सेटिस्फाइंग जो पावर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। दिस रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। एलोकेशन कैसा हो रहा है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यानी जहाँ पे जो होना चाहिए वहाँ पे वही एलोकेट हो रहा है रिसोर्स, उसी को बोला जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम नहीं होता, ऑप्टिमम यानी एवरेज नहीं होता। ऑप्टिमम यानी एक ऐसी लेवल होती है कि उस समय पे, उस पॉइंट पे सबसे सही चीज़, सबसे बेहतर चीज़ जो है उसे बोला जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। देर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव इफिशियंसी अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। ऑपरेटिव इफिशियंसी यानी क्या कि तुम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ऑपरेटिव इफिशियंसी। अब ये ऑपरेटिव इफिशियंसी ज़्यादा क्यों होती है? क्यों ज़्यादा होती है? मान लो राम की फैक्ट्री है, अपन ने देखा था राम की पापड़ की फैक्ट्री है। अब राम की पापड़ की फैक्ट्री में कोई वर्कर अगर काम नहीं करेगा तो राम को पता है कि उसको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो तो उसको वेजेस पे कर रहा है। तो राम ज़बरदस्ती इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के लेगा। अब सबसे राम ऐसे काम करवा के ले रहा है कि तुम्हें प्रॉम्प्टली काम करना है सबको, अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो सब लोग बराबर से काम करें। तो ये क्या हो गया? अपने आप ऑपरेटिव इफिशियंसी जो है वो ऑपरेटिव इफिशियंसी बढ़ रही है। अब राम की फैक्ट्री की ऑपरेटिव इफिशियंसी बड़ी, शाम भी वैसे ही कर रहा है सारी चीज़ें, तो शाम की भी ऑपरेटिव इफिशियंसी क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। अब ये दोनों लिंक है। देखो, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब कॉस्ट कब कम होंगी? जब तुम इफिशियंटली काम करोगे। तुम्हारी इफिशियंसी जब इंक्रीज हो जाएंगी, इफ़िशियंसी जब इंक्रीज हो जाएंगी तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएंगी। मतलब कि जो काम मैं पहले 10 घंटे में करता था, अभी मैं वो 2 घंटे में कर रहा हूँ, तो मेरी इफ़िशियंसी इंक्रीज हो गई। इफ़िशियंसी इंक्रीज हो गई तो मेरे 8 घंटे बच रहे हैं। अब 8 घंटे अगर बच रहे तो वो क्या हो रहा है? मेरा कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर इफिशियंट इकोनॉमिक डिसीजन। यह हमें प्रमोट करते हैं कि हम ऐसे डिसीजन ले जो इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे हम वेलफेयर की बात नहीं करते, यहाँ पे लोगों की भलाई की बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर इफिशियंट इकोनॉमिक डिसीजन। इफिशियंट इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए अपने को प्रमोट किया जाता है, ना कि वेलफेयर वाले डिसीजन लेने के लिए, ना कि डेवलपमेंट वाले डिसीजन लेने के लिए। ये चीज़ याद रखना। एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कॉम्पिटिशन फोर्सेस प्रोड्यूसर टू ब्रिंग लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, लार्ज वेराइटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। देखिए, कंपटीशन है। अब कंपटीशन में आगे रहना है तो नए नए प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, और नए नए प्रोडक्ट निकालेंगे उसकी प्राइस भी कम रखनी है, क्योंकि अगर तुमने नया प्रोडक्ट निकाल दिया तो सामने वाला तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी नया प्रोडक्ट निकालेगा। तो तुम्हें कॉम्पीट किसके बेसिस पे करना है? फीचर्स के बेसिस पे तो कॉम्पीट करना ही है, प्लस प्राइस के बेसिस पे कॉम्पीट करना है। अब जब दो सेलर्स प्राइस के बेसिस पे कॉम्पीट करें तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है यहाँ पे कंज्यूमर को। ठीक है, आगे बढ़ते। दिस अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस इंश्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। दिस रिजल्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर के पास पहले तो सस्ते में चीज़ें मिल रही है, और दूसरी ये चीज़ है कि उसे जो चाहिए वही उसे खरीदने का अधिकार है। तो क्या हो रहा है? उसको फ्रीडम भी मिल रहा है, और फ्रीडम के साथ सस्ते में प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वेलफेयर। और कैपिटलिस्ट सिस्टम की यही बात है कि हम हमेशा सारी चीज़ें जो फोकस कर रहे हैं वो वेल्थ पे फोकस करें। यहाँ पे देखना, वेल्थ पे फोकस हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, मतलब पैसे पे फोकस हो रहा है। यहाँ पे भी पैसे पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे भी पैसे पे फोकस हो रहा है, सभी जगह पैसे पे फोकस हो रहा है। बट जो हमारा एंड रिजल्ट आता है वो क्या मिलता है? अपने को अपने आप वेलफेयर मिलता है। यही मैजिक है कैपिटलिज्म का। ठीक है, कि सब लोग अगर वेल्थ पे फोकस करेंगे तो वेलफेयर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव। इंसेंटिव ये वर्ड बहुत बार बार आ रहा है, ठीक है, और मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया है। वो पिक्चर याद रखोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। द country as a whole benefit through the growth of business talents and talents development of research etc. तो क्या हो रहा है?
पहले हमने बात की कि जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग वेराइटी के लाने हैं। अब वेराइटी के प्रोडक्ट्स लाने तो वो अपने आप तो नहीं तैयार होंगे, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी नई प्रोडक्शन टेक्निक लानी पड़ेंगी, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी फाइंड करके उसका प्रोडक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, जैसे एआई की नई टेक्नोलॉजी फाइंड की और उसको प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए लोग इनोवेशन करेंगे और इनोवेशन करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए इनोवेशन किया क्या? नहीं, इनोवेशन सर हमने इसी वजह से किया क्योंकि हमको प्रॉफिट बढ़ाना था। बट एंड रिजल्ट क्या आया कि हमारा वेलफेयर बढ़ गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है। कैपिटलिज्म प्रिजर्व फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम हो गया, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, वो मेंटेन रहते हैं यहाँ पे, मतलब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो मेंटेन रहती है। एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वो भी मेंटेन रहता है। देयरफॉर द पार्टिसिपेंट एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी किसी के दूसरे के ऊपर अपने को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। उसको ऑटोनॉमी भी रहती है और फ्रीडम भी रहता है। तो ये जो सारा फ्रीडम है, सबसे ज़्यादा अगर फ्रीडम की बात करें तो वो कैपिटलिज्म में मिलता है, उसके बाद में मिक्स्ड इकोनॉमी में मिलता है, और सबसे कम जो फ्रीडम है वो अपने को सोशलिज्म में मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कैपिटलिज्म अपने को सबसे ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है और सबसे ज़्यादा फ्रीडम देने के बाद भी सक्सेसफुल है, ठीक है। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अगर तुम देखोगे कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है और वहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही है, तो तुम्हें दिखेगा कि मोस्टली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रही है। इसके अपोजिट में सोशलिज्म में हम आगे पढ़ेंगे कि सोशलिज्म में भी अगर तुम सच में वो मैप देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सोशलिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, वहाँ पे बहुत जगह डिक्टेटरशिप है और फ्रीडम वहाँ पे बहुत कम है, पर वो अपन सोशलिज्म में देखेंगे। कैपिटलिस्ट सेटअप encourages enterprise and risk taking and emergence of entrepreneurial class willing to take risk। ऐसे क्लास की शुरुआत की जाती है या ऐसे क्लास की शुरुआत होती है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। लोग रिस्क क्यों लेते हैं? लोग रिस्क तभी लेते हैं जब उनको सामने क्या दिखता है, रिवॉर्ड दिखता है। और कैपिटलिज्म सबको रिवॉर्ड ऑफर करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू रिवॉर्ड मिल रहा है तो सब लोग क्या है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। सब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं और रिस्क लेने वाला क्लास ही क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरल क्लास। जो पर्सन बिजनेस के लिए कुछ नया इनोवेशन करता है, नए बिजनेस डाल के रिस्क लेता है, उसको ही तो अपन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने को सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दिखते हैं। अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लो तो सबसे ज़्यादा इनोवेशन, सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए क्या है, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, या अपन आगे पढ़ने वाले। तो यूएसए जैसी कंट्रीज जो है वो फ्रीडम दे रही है, फ्रीडम दे रहे हैं तो लोग रिस्क ले रहे हैं, लोग रिस्क ले रहे हैं, अपने मन से बिजनेस ओपन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी का एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। बट कैपिटलिज्म में बहुत सारे मेरिट्स होने के साथ साथ कैपिटलिज्म में बहुत सारे डिमेरिट्स भी है। फिर भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज अपन देंगे कि मेरिट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, डिमेरिट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो डिमेरिट्स कम इफेक्टिव है और मेरिट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हम देखते हैं कि सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को साइड में रखते हुए कैपिटलिज्म बहुत आगे बढ़ाता है किसी भी इकोनॉमी को। चलो डिमेरिट्स पढ़ते हैं अपन। डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड स्प्लिट सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन अपने को ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसे। मान लो कोई एक गांव है और गांव में 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग, ठीक है। अब गांव में वही सारे प्रिंसिपल्स अपन लागू कर देंगे जो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल है, जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, फ्री कंपटीशन, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कंज्यूमर सोवर्निटी, सारे अपन फीचर्स वहाँ पे लागू कर देते हैं। तो ये फीचर्स लागू करने के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ये दिखेगा कि उसमें से 2 लोग, एग्जाम्पल पर्पस के लिए लेते हैं, 2 लोग थोड़े ज़्यादा ही एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के हैं बाकी के लोगों के कंपैरिजन में।
बाकी के लोगों के कंपैरिजन में 2 लोग ज़्यादा ही एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के, और वो क्या करते हैं, वो दोनों मिलके एक फैक्ट्री ओपन करते हैं। एक फैक्ट्री ओपन करते और मान लेते कि उस इकोनॉमी में वही गुड बिकता है और वो बहुत डिमांडफुल गुड्स है, उसको अपन बोलेंगे ए गुड ए, ठीक है। अब ये फैक्ट्री ओपन करते, कैपिटलिज्म का पहला प्रॉपर्टी ट्रिगर हो जाएगा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलता है कि इन्होंने चालू किया है तो ये प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी, इनकी रहेंगी। मतलब ये कंपनी एक इनके नाम पे रहेंगी, कंपनी ABC करते, कंपनी ABC इन दोनों के नाम पे रहेंगी। अब बाकी के लोग 98 लोग क्या करेंगे, 98 लोग इस कंपनी में एज अ वर्कर काम करेंगे, ठीक है। अब पहले ही बोला कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट बहुत डिमांड वाला है सर, प्रोडक्ट तो बहुत बिकता है। अब प्रोडक्ट बिकेगा तो इनको मिलेगा बहुत सारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के पहले बात करेंगे, इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो पहले तो होगा बहुत सारा सेल्स, ठीक है। अब सेल्स में क्या करेंगे, सेल्स में सारी कॉस्ट माइनस कर देंगे। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट और लैंड की कॉस्ट, सभी कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिर जो बचेगा उसमें लेबर की कॉस्ट भी माइनस करेंगे, क्योंकि लेबर का जो पेमेंट है वो कैसे नेचर का रहता, वो फिक्स नेचर का रहता, ठीक है। उनकी कॉस्ट भी दे देंगे और फिर बच क्या जाएगा, वो बच जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बच जाएगा। अब प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बेचारों ने रिस्क लिया था। अब रिस्क लिया था तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किन को मिलेगा, प्रॉफिट रिस्क लेने वाले को मिलेगा, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बट क्या होता है, धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाता है, धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा होगा, कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, इस कारण बेसिकली कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है और सेल्स के साथ प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। बट मुझे बताओ, ये लेबर के जो वेजेस है, क्या वो वेजेस बढ़ेंगे, नहीं, वेजेस नहीं बढ़ेंगे। तो क्या होता है, धीरे धीरे इकोनॉमी में फिर एक समय के बाद ये 2 लोग हैं ना, ये 2 लोग बहुत रिच हो जाते हैं, ये 2 लोग बहुत ही रिच हो जाते हैं और बाकी के जो 98 लोग रहते हैं ना, वो लोग रहते हैं एवरेज, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया था, जो इन 2 लोगों के कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग एवरेज रहते हैं बेसिकली, क्योंकि इनको रिस्क का रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो गैप है रिच और एवरेज का, ये कन्वर्ट हो जाता है रिच और पुअर में। अब इस स्टेज पे सोचो, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे 2% लोग बहुत ही रिच है और 98% लोग कैसे है, बहुत ही पुअर है, ठीक है। अब क्या होता है कि रिच, अब पैसा है तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है, पैसा है तो तुम्हारे पास इकोनॉमी का तो कंट्रोल है ही, इकोनॉमी का कंट्रोल है। और धीरे धीरे पैसे से क्या खरीदा जा सकता है, पैसे से पॉलिटिकल कंट्रोल भी खरीदा जा सकता है, पैसे से फिर पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ जाता है, ठीक है। इंडिया में देख ही रहे हो तुम, कुछ बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी है और इकोनॉमिक कंट्रोल भी है, किसके पास है, सिर्फ 2 लोगों के पास, 2% लोगों के पास। अब ये क्या करते हैं, फिर 2% लोग और ज़्यादा प्रॉफिट की चाह में इन 98% लोगों का करना चालू कर देते हैं एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इन दोनों का चालू हो जाता, 98% का चालू हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन। कौन कर रहा है सर, ये 2% लोग कर रहे हैं, कितने लोगों का कर रहे हैं, 98% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म में। धीरे धीरे जो लोग रिस्क लेंगे, जिनके पास बिजनेसेस, जिनके नाम पे बिजनेसेस रहेंगे, वो बिजनेस वाले लोग समय के बाद बहुत अमीर हो जाएंगे तो उनके पास इकोनॉमी का तो कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, साथ में साथ पॉलिटिकल कंट्रोल भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आ ही जाएगा, कंट्रोल नहीं बोलेंगे तो। और फिर ये 2% लोग चालू करेंगे 98% लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। और 98% लोगों के पास क्या नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, ना पॉलिटिकल पावर है, ठीक है। भले ही वो 98% है, फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लोग ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जनरली उनके पास ही पावर रहती है, जिनके पास फाइनेंशियल पावर है, उनके पास ही पॉलिटिकल पावर रहती है, ऐसा अपने को देखा गया है। ये सब ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, ये जैसे प्रूव तो नहीं किया जा सकता बट सब देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कैपिटलिज्म में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब
ये क्लास जिसके पास सभी कुछ फैसिलिटीज़ है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास लेने के लिए अच्छा एजुकेशन है, उनको बोला जाता है हैव्स। उस क्लास को क्या बोला जाता है? हैव्स। हैव्स मतलब तुम्हारे पास, जिनके पास है। और 98% लोग जो पुअर कैटेगरी में आ गए हैं और दिन ब दिन पुअर ही होते जा रहे हैं। वो गैप है ना जो रिच और पुअर का, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। जो दिन ब दिन पुअर और पुअर ही होते जा रहे हैं उनको बोला जाता है हैव्स नॉट। उनको क्या बोला जाता है? हैव्स नॉट। तो ये दो क्लासेस हमेशा तुम्हें कैपिटलिज्म में देखने को मिलेंगे, ये पहला क्लास और ये दूसरा क्लास। और जो पॉपुलेशन का जो डिवीजन है, ये पॉपुलेशन का डिवीजन भी हमेशा तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, 2% यानी फ्यू। अब 2% यानी एग्जैक्टली 2% मत समझना, 2% यानी फ्यू और 98%। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम कैपिटलिज्म का। यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती ही है कैपिटलिज्म में। अमेरिका में ये पॉलिटिकल इशू चल रहा है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अगर तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम देखोगे कि हर बार का उनका पॉलिटिकल इशू यही रहता है कि दिन ब दिन इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या कि 2% बहुत रिच होते जा रहे हैं और 98% दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं। चलो अब अपन टॉपिक पे वापस आते हैं अपने। ये स्टोरी में एक्चुअली है ना सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हाँ चलो डिमेरिट्स पढ़ते हैं। देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस। एक चीज़ समझना, जब इनइक्वालिटी होती है तो सोशल इनजस्टिस होता ही है। एक मिनट, जब इनइक्वालिटी होती है ना तब सोशल इनजस्टिस होता है। अब सोशल इनजस्टिस मतलब 2% लोग 98% लोगों का क्या कर रहे? शोषण कर रहे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे, उनसे ज़्यादा काम करवा के ले रहे, ठीक है, उनको कम वेजेस दे रहे। अब बेचारे जो 98% लोग हैं उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं रहती और जा के कहाँ पे जाएंगे? सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कंट्रोल होता है सारी चीज़ों का, तो उनके पास बेसिकली कुछ ऑप्शन नहीं बच जाता। तो सोशल इनजस्टिस होता है सबसे पहले। इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये इनइक्वालिटीज, अब तक अपन बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट किसका बढ़ रहा है? वो सिर्फ 2% लोगों का बढ़ रहा है, बाकी के 98% तो वैसे ही रह रहे हैं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर ओवरऑल इकोनॉमी का कम हो जाता है, सिर्फ 2% लोगों का बढ़ता है। ऑफ द सोसाइटी एज अ होल इसीलिए बोला एज अ होल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंड स्प्लिट द सोसाइटी इंटू 2 क्लासेस, नेमली हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। सोविंग द सीड्स ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या होता है, अब ये जब सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे 2 क्लासेस बन गए, तो जो हैव नॉट्स होते हैं, जो 98% लोग हैं, उनको हमेशा पता होता है कि उनकी गरीबी का कारण ये 2% लोग ही है, तो इनका गुस्सा इनके प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक समय पे अगर ये गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या हो जाता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब इन दोनों में क्या हो सकते हैं? झगड़े हो सकते हैं। तो ये अपनी पावर यूज़ करेंगे और ये अपनी लोगों की स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है? कंट्री पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। तो ये कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि इन जो हैव्स और हैव नॉट क्लासेस है उनका जो सोशल अनरेस्ट है वो रोक के रखना। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज़ अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया जाता। हाँ पैसा है तो तुम्हें बेनिफिट होगा, पैसा नहीं है तो तुम्हें बेनिफिट नहीं होगा। मतलब लाइफ की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लाइफ, ये कम होती है, ठीक है। इंसान को कम ये दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, और ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? प्रॉपर्टीज़ को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब पहली जनरेशन अपन ने देखा था, क्या देखा था कि सर 2 क्लास हो गए, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव 2% है और हैव नॉट 98% है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, सच में बताना, जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगी तब बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ किन को होंगी? इन 2% लोगों को। बेटर हेल्थ केयर किन को मिलेगा? इन 2% लोगों को। बेटर बिजनेस इस्टेब्लिश करने का चांस किन लोगों को मिलेगा? इन 2% लोगों को। तो सभी चीज़ें किन को मिल रही है? ये 2% लोगों को। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो हैव्स को ज़्यादा मिलेगी, हैव नॉट्स को कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बोलने के लिए तो है कि सभी अपना बिजनेस डाल सकते हैं, बट सच में
जिनके पास पहले कैपिटल है वही अपना बिजनेस डाल सकते हैं, तो हाउस के पास ही कैपिटल होता है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। अब ह्यूमन राइट्स ही अवॉइड किए हैं अपन ने, तो ह्यूमन वेलफेयर तो होगा नहीं, बिकॉज अंडर कैपिटलिस्ट सेटअप द एम इज प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये मैंने पहले बोला था कि एम क्या है तुम्हारा, प्रॉफिट है, वेलफेयर है क्या, नहीं, वेलफेयर नहीं है। ड्यू टू इनकम इनइक्वलिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब एक चीज़ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड के बेसिस पे प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब होता है जब अल्कोहल की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो बेसिकली क्या होगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर अल्कोहल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो गुड्स जो इकोनॉमी में बनने नहीं चाहिए थे वो बन जाते हैं इस डिमांड सप्लाई के इक्वेशन के कारण, ठीक है। तो ये एक और अपना डिमेरिट हो गया कैपिटलिज्म का। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। मैंने पहले ही बताया कि जो 98% लोग हैं हैव नॉट, उनको जाने के लिए कहाँ पे जाएंगे वो, तो उनके लिए कोई चांस ही नहीं होता, तो उनको उसी फैक्ट्री में काम करना है। अब फैक्ट्री वाले को भी पता है कि जा के कहाँ पे जाएंगे, तो फैक्ट्री वाला बोलता है कल से देखो 8 घंटे नहीं आना है तुम्हें, कल से आना है तुम्हें 9 घंटे। तो वो बोलता है सरकार आप ये तो बढ़ा के दोगे ना, हमारे तनख्वाह बढ़ा के दोगे, नहीं, वो बोले तनख्वाह काय की बढ़ानी है, तनख्वाह उतनी रहेंगी बट तुम्हें आना है 9 घंटे। हाँ देखो भाई, आना है तो आओ, नहीं तो कल से नौकरी पे मत आना है तो हमारे हिसाब से आना पड़ेगा। उसको कोई पता है कि कहाँ पे ही जाएंगे, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर कैपिटलिज्म, वेरी कॉमन। एक समय पे ऐसा था कि 10 आवर्स वर्किंग आवर्स कॉमन हो गए थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। आज तो अब 8 आवर्स पे है ना, तो 10 आवर्स 12 आवर्स कॉमन हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। वेरी ऑफन लीड्स टू स्ट्राइक्स। अब कोई बंदा कितना सहन करेगा ना, तो कभी कभी क्या होते हैं, फिर लेबर स्ट्राइक्स पे चले जाते, लॉकआउट्स यानी फैक्ट्री बंद कर देते। मोर एवर देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, एटलीस्ट तुम बेरोजगार ना रहो, इसकी गारंटी, ठीक है। इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं होता। गवर्नमेंट क्या बोलते, गवर्नमेंट बोलते देखो भाई इकोनॉमिक डिसीजंस में हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। अब इकोनॉमिक डिसीजंस में मदद नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही एक चीज़ याद रखना, एम्प्लॉयमेंट आती है। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में फिर गवर्नमेंट बोलती है तुम तुम्हारा देख लो, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इसी वजह से क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कोई सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। दिस मेक्स वर्कर मोर वल्नरेबल। उनको पता है कि देखो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कहीं पे जॉब देने वाला कोई नहीं है, हमको देखने वाला कोई नहीं है, कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है हमारे ऊपर ध्यान देने के लिए, तो हम यहीं पे रहते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन और उनका बढ़ते ही जाता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ। कंज्यूमर सोवर्निटी, अब तक हम देखते आ रहे थे कि कंज्यूमर का चलेगा, सभी चीज़ें किसकी चलेगी, कंज्यूमर की चलेगी। बट इन्होंने बोला है कि कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ। कैसे समझते हैं? कंज्यूमर सोवर्निटी इज अ मिथ as consumer often become victims of exploitation, excessive competition and profit motive work against consumer welfare। समझना, एक्सेसिव कंपटीशन क्या कर रहा है, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? अब मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए प्रोडक्ट बनाती है 100 रुपये का, कंपनी बी बनाती है 105 रुपये का, और मान लेते हैं उस पर 10 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो एक प्रोडक्ट आता है 110 रुपये का, दूसरा प्रोडक्ट आता है 115 रुपये का। यही चल रहा था। बट ए और बी में क्या हो गया, ए और बी में इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गई कि उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा करना चालू कर दिया, बहुत खर्चा, अंधा पैसा खर्च करना चालू कर दिया। तो इनकी वजह से उनका जो मार्केटिंग का कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट बढ़ गया। फिर ए का हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 प्लस मार्केटिंग का कॉस्ट पर प्रोडक्ट 50 प्लस 10% उसका प्रॉफिट। बी का भी सेम हो गया, 105 का कॉस्ट प्लस 50 का मार्केटिंग का कॉस्ट प्लस 10 रुपये का प्रॉफिट, तो ये हो गया 160 रुपये और ये हो गया 165 रुपये।
तो क्या हुआ, कंज्यूमर को फायदा हुआ क्या कंपटीशन से? नहीं, कंपटीशन से यहाँ पे कंज्यूमर को नुकसान ही हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्ट पहले 110 115 में मिल रहा था, तुम्हारे कंपटीशन के चक्कर में वो 160 165 का हो गया। तो कंपटीशन जब बहुत एक्सेसिव हो जाती है तो कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल नहीं, कंज्यूमर के लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज विल मूव इनटू प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। अपन ने बोला था फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा लग्जरी गुड्स। तो क्या करते हैं कैपिटलिज्म में, एजुकेशन पे कम फोकस होता है, हेल्थ केयर पे कम फोकस होता है, और लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, लेस वेज गुड्स विल बी प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ देयर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो नेसेसिटी गुड्स है वो नेसेसिटी गुड्स कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स और जो नॉर्मल प्राइस के जो गुड्स रहते हैं, एवरेज प्राइस के गुड्स, उन पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो कोई उसे प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। तो अपन ने देखा था प्रोडक्शन तो एक ही चीज़ के बेसिस पे होता है, डिमांड के बेसिस पे, और डिमांड हमेशा लग्जरी गुड्स और डिमेरिट गुड्स, मतलब जो हानिकारक गुड्स है उनकी ज़्यादा होती है। जैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में हर बार अल्कोहल की डिमांड तो कांस्टेंट ही रहती है, हर बार ड्रग्स की डिमांड रहती है। ठीक है, तो और एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी विल बी प्रोड्यूस एज दे आर मोर प्रॉफिटेबल। जैसे कि, ठीक है, इंस्टाग्राम कैसे, इंस्टाग्राम काम का है, बट अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो पॉजिटिवली हार्मफुल है। और ये क्यों बना है इंस्टाग्राम इसलिए बना है क्योंकि हम उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, हम उसकी डिमांड करते हैं, इसलिए बना। तो हम और भी ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। फिर हमने डिमांड की स्नैपचैट जैसे कोई फंक्शन की, तो वो बना स्नैपचैट जैसा। देखो, ये अपने आप नहीं बने, या अपने आप नहीं बड़े हुए, पहले हमको उसकी डिमांड थी और किसी ने वो डिमांड अपनी फुलफिल की, इसी वजह से वो कंपनीज बड़ी हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ख़राब चीज़ों के और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, इसी वजह से इकोनॉमी में हमेशा डिमेरिट गुड्स बनते हैं। कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन। मैंने पहले बोला था प्रोडक्शन का कोई प्लानिंग होता है क्या? नहीं, कोई, क्योंकि प्लानिंग करने वाली गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, प्लानिंग एक ही पर्सन कर सकता है इकोनॉमी में, वो कौन? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो कोई भी प्रोडक्शन की प्लानिंग नहीं होती। ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा इज वेरी कॉमन अंडर कैपिटलिज्म। दिस रिजल्ट इन टू ह्यूमन मिजरी। एक चीज़ समझना कि क्या होता है, कभी कभी सब लोग अगर लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो कभी कभी कोई चीज़ों का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो वो जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेस टीचिंग और हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज के लिए लगने चाहिए थे वो तुमने स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए लगा दे, और लोगों को 10 स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, तुमने 100 बना दी, तो 90 स्पोर्ट्स कार क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब वो वेस्ट हो गई तो वो तो गया, उसका नुकसान हुआ, वो ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, हेल्थ केयर का भी नुकसान हुआ, यहाँ पे एजुकेशन का भी नुकसान हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ह्यूमन मिजरी होती है, मतलब लोगों की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। एक चीज़ समझना, जितने लोग कोई अटैक या कोई वॉर्स की वजह से मरते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग ये फाइनेंशियल मिस एलोकेशन की वजह से मरते हैं। समझना, कभी भी रिसेशन आता है इकोनॉमी में तो बहुत लोगों की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है, बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान होता है, और वो नुकसान कभी भी उभर के सामने अपने को नहीं दिखता। जैसे वॉर्स का दिखता है, या जैसे कोई मतलब अटैक होता है, हरासमेंट होता है, उसका जैसे नुकसान दिखता है अपने को, बाकी की इन जो फाइनेंशियल मिजरी होती है उसका नुकसान अपने को जनरली नहीं दिखता। आगे, देयर इज इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ऑफकोर्स इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब तुम ऐसे गुड्स बनाओगे जो इकोनॉमी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएंगे वेस्ट। एज फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। ये अपन ने देखा था, ऊपर का रिलेटेड पॉइंट है ये, कि क्या होता है, कंपटीशन की वजह से लोगों को एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, लोगों को मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ता है, और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, बेसिकली वेस्ट हो जाते हैं। जिस एम्प्लॉय को तुम कोई काम करने के लिए लगा सकते हो, जिस एम्प्लॉय को तुम हेल्थ केयर, मान लो हेल्थ केयर और एजुकेशन में बार बार रिपीट कर रहा हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उस पर लगा सकते हो, वहाँ पे तुमने क्या थमा दिया, उसके हाथ में प्रोडक्ट थमा दिया और बोला कि जा उसकी मार्केटिंग कर, जा उनको बेच, तो ये क्या हो गया, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया।
आगे, कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज एज अ लार्ज फर्म्स में बी एबल टू ड्राइव आउट स्मॉल बाय फेयर एंड फाउल मीन्स। फेयर एंड फाउल मीन्स यानी अच्छे या बुरे तरीके से। तो तुम क्या करते हो, कभी कभी एक फ्री कंपटीशन होता है। कैपिटलिज्म में हमेशा कंपटीशन कैसा होता है, फ्री कंपटीशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो क्या होते हैं, कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं इस कंपटीशन से बाहर होने के लिए। इन कंपनीज को बाहर फेंक देते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि सिर्फ एक ही कंपनी बच जाती है और उसी सिचुएशन को बोला जाता है मोनोपोली। मोनोपोली यानी एक इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ एक ही सेलर बच गया, उसी को बोला जाता है मोनोपोली। फॉर एग्जांपल मान लो कार मेकिंग में सिर्फ टाटा मोटर्स बच गया, बाकी की सभी कंपनीज खत्म हो गई, तो हम बोलेंगे कि टाटा मोटर्स की क्या इस्टेब्लिश हो गई, मोनोपोली। अब जब मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई तो सोचना, टाटा मोटर्स को पता है कि गाड़ियाँ लेंगे तो टाटा की, नहीं तो कोई ले नहीं सकते। तो टाटा मोटर्स क्या करेगा, जितनी चाहे उतनी प्राइस चार्ज कर सकता है। वो बोलेगा ये मारुति 800 ये 20 लाख की और ये नैनो ये 15 लाख, ठीक है। तो ये बोल सकता है, बट कब, जब उनकी मोनोपोली हो। अब ये मोनोपोली कब फॉर्म होती है, मोनोपोली कैपिटलिज्म में सर्रास फॉर्म होते हुए दिखते हैं अपने को, ठीक है। एक्सेसिव मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म यानी ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करने की इच्छा, इसी को बोला जाता है मटेरियलिज्म। एक्सेसिव मटेरियलिज्म होता है एज वेल एज कॉस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है और जो चीज़ें इथिकल नहीं है, जैसे ड्रग्स वगैरह, उसका कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे प्लास्टिक यूज़ करेंगे, अब यूज़ कर रहे हैं मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्लास्टिक वगैरह कंज्यूम करें तो इससे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट को हार्म होता है, ऐसी चीज़ें। और ये चीज़ों को कोई नहीं रोकता, क्यों, क्योंकि सब किसके पीछे भाग रहे हैं, कोई भी वेलफेयर के पीछे नहीं भाग रहा, सब किसके पीछे भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं प्रॉफिट के पीछे। क्यों, किसने कहा था, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही कहा था कि सब किस पे भागेंगे, प्रॉफिट के पीछे, ठीक है। तो ये था कैपिटलिज्म के बारे में। अब देखा जाए तो मेरिट्स भी बहुत सारे पढ़ लिए अपन ने, डिमेरिट्स भी बहुत सारे पढ़ लिए, बट रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कैपिटलिज्म में ये जो डिमेरिट्स बताया है, हाँ ये है, ठीक है, ये होते हैं, बट फिर भी इन इतने सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी कैपिटलिज्म बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है। कैपिटलिज्म ने अपने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इनोवेशन दिया है। कैपिटलिज्म ने सभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो आप आज यूज़ करते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ही आते हैं, ठीक है। तो है इसमें प्रॉब्लम्स, बट फिलहाल के हिसाब से तीनों को अगर ये करें, अपन रैंक करें, तो अभी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हमेशा ऊपर आती है एज़ कम्पेयर टू बाकी दो सिस्टम, ठीक है। तो इतना ही था कैपिटलिज्म के बारे में, इतना ही अपने को याद करना है। जो रेड में मार्क किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नोट्स रेफर करते हो तो ये नोट्स मॉड्यूल से ही बनाए गए हैं, इसमें सारा मॉड्यूल का ही कंटेंट है, मॉड्यूल को ही समराइज फॉर्म में। अगर जिस चीज़ को 4 लाइन में तुमने मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ को अगर 1 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हम रिवीजन के टाइम यही क्यों ना यूज़ करें। मॉड्यूल में अगर हम 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के पहले दिन, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे रीडिंग तो करनी पड़ेगी, तो पूरा मॉड्यूल तो रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये नोट्स अपने को यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट भी किया है। अब जब वो हाईलाइटेड वर्ड तुम्हारे दिमाग पे पड़ेगा, तुम्हें पूरा सेंटेंस अपने आप याद आ जाएगा, पूरी चीज़ें जो अपन ने आज डिस्कस की वो पूरी अपने आप याद आ जाएंगी। इसी वजह से ये नोट्स रेफ़र करना ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो ये नोट्स मिलेंगे ihavequestion.com, इस वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने बनाई है, उस वेबसाइट पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वैसे लिंक मैं पीछे नीचे शेयर करके दूंगा। हो सकता है कि वीडियो में जब अपलोड करूँ उसके 2-3 बाद ये नोट्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे सोशलिज्म क्या होता है और कैपिटलिज्म के डिमेरिट्स की वजह से कैसे सोशलिज्म फॉर्म हुआ और उसकी स्टोरी क्या है, ये भी अपन शॉर्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।